नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, साक्षात्कार इंटरव्यू टीजीटी पीजीटी हिंदी 2016। जी हाँ, 16 टीजीटी पीजीटी के लिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के लिए लगभग रोज बना के दिया जा रहा है और आप लोग अच्छे से देख भी रहे हैं। तो इसी परंपरा में आज हम लेकर आए हैं वीडियो नंबर 27, यानी भाग 27 है, जिसमें आपको 26 भाग का प्रश्न को जवाब देंगे और भाग 27 पे फिर 10 सवाल देंगे, जब आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं, जैसा कि आप लोग को बता दें कि इंटरव्यू का जो डेट है लगभग नवंबर में आपका शुरू हो जाएगा और 18 दिसंबर तक चलेगा। पैनल बन रहा है और लगभग 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच आपका इंटरव्यू डेट घोषित भी हो जाएगा। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अब की बार किसी तरह से आपको एक सीट सुनिश्चित कर लेना है और सीट आपकी पक्की अवश्य होगी, क्योंकि आपका एलटी का भी रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। तो आप लोग घबराइए मत। जिसका सबसे मिनिमम कट ऑफ गया उसका भी इसमें होने का पूरा चांस है। तो चलिए देखिए क्या क्या प्रश्न रखे गए हैं, आपको हम जवाब दे रहे हैं। उससे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए व्यूवर हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको मिलते रहें। और जब वीडियो मिलेंगे तो आप हर वीडियो को देखेंगे और आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो के माध्यम से हम काफ़ी बार बताए हैं, आप पढ़ते रहिए, बुक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, किसी भी तरह से, लेकिन आप तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न बिना किसी देरी के। कौन सा प्रश्न था जिसको आपको जवाब नहीं मिला था? तो प्रश्न नंबर 1, मतिराम की वह कौन सी रचना है जो बिना आश्रय दाता के लिखा गया है? जी हाँ, मतिराम की वह कौन सी रचना है जो बिना आश्रय दाता के लिखा गया है या लिखी गई है? तो बहुत लोगों ने बताया था रसराज। तो रसराज आपका सही है। क्या है? रसराज। जो मतिराम की रचना है रसराज, श्रृंगार रस को भी रसराज कहा जाता है, तो इनकी एक रचना है रसराज जो बिना आश्रय दाता के लिखा गया है। इनकी फूल मंजरी जहांगीर के दरबार में लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से भाव सिंहाड़ा, ललित लाम। ठीक है, तो इसी तरह से कई रचनाएं हैं जो सभी के दरबार में लिखा गया, लेकिन ये बिना आश्रय दाता के लिखा गया है। मतिराम बता दें आपको रीतिकाल के रीति बद्ध में आते हैं। बाकी आप लोग जान रहे हैं, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, परमाल रासों में किन दो सरदारों की वीरता का वर्णन है? जी हाँ, किन दो सरदारों की वीरता का वर्णन है? तो इसमें है दो सरदार आल्हा और उदल। आल्हा उदल के बीच में दो सरदारों के बीच की वीरता का वर्णन किया गया है। इसमें परमाल रासों का दूसरा नाम बता दें आप लोग को, क्या नाम है? आल्हा खंड इसको कहा जाता है। और इसमें कुल मिला के छोटी बड़ी मिलाकर 52 बार युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें 52 युद्धों का वर्णन है, छोटी बड़ी मिला के, यानी छोटा बड़ा जो युद्ध हुआ उसको मिला के 52 बार युद्ध का वर्णन हुआ परमाल रासो। इसी में एक पंक्तियां हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो पंक्तियां हम बताएंगे नहीं, आप लोग को खुद बताना है कौन सी पंक्तियां है। दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा? तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा? किसी ने नहीं बताया, हम बताते हैं। शरत चंद चट्टोपाध्याय, यानी शरत चंद चट्टोपाध्याय। शरत चंद चट्टोपाध्याय ने इनको प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा है, और प्रेमचंद नाम हम बताए थे दया नारायण निगम ने दिया है। ठीक है, इनको उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट आदि नामों से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, विभाव किसे कहते हैं? विभाव किसे कहते हैं? तो आपको बता दें कि अस्थाई भाव को जगाने वाले कारक, जो अस्थाई भाव को जगाने वाले कारक होते हैं उसी को विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन भी दो प्रकार का होता है, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। ठीक है,
आलम्बन किसे कहते हैं? जिसको पाकर, जिसे किसी का सहारा पाकर मन में प्रेम जगे। तो दो प्रकार के हो गए, आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन किसे कहते हैं? जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय आलम्बन है, और जिसके प्रति भाव जगे वो विषय आलम्बन है। जैसे आपको एक उदाहरण बता दें कि आश्रय आलम्बन हो गया, से राम के मन में सीता के प्रति रति या प्रेम का भाव जगता है, तो जिसके मन में जगह राम हो गए आश्रया, और किसके प्रति जगह सीता हो गई विषया। उद्दीपन भी आपका जान लीजिए क्या है उद्दीपन। उद्दीपन जब किसी ऐसे वस्तु को देखकर मन में क्या हो, उद्दीप्त हो भाव, उसी को उद्दीपन कहते हैं। जैसे कोई रमणीय स्थान हो गया, कोकिल की गूंज हो गया, चांदनी रात हो गया, एकांत स्थान हो गया, आदि आदि इत्यादि इत्यादि, ये सब क्या है? विभाव के पेड़। अगला प्रश्न, कोई एक दलित पत्रिका बताइए। तो कोई एक दलित पत्रिका में बहुत पत्रिका है, जैसे मूक नायक हो गया, मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, समता है, जनता है, ये सब पत्रिकाएं किसकी? अंबेडकर का है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको दलित पत्रिका भी तैयार कर लेना है। भरत मुनि के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। तीनों रस सूत्र की प्रथम व्याख्याता कौन है? तो ये हैं आपके भट्ट लोलट, भट्ट लोलट कह लीजिए, भट्ट लोलट ये प्रथम व्याख्याता है किसके? भरत मुनि के रस सूत्र का। चार लोग हुए हैं, भट्ट लोलट, शंकु, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। तो भट्ट लोलक है, इनके सिद्धांत जो इनका है, इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, दोनों मिलता है, उत्पत्ति या आरोप, ये इनका सिद्धांत है। और इनका जो दर्शन है आपको बता दें, मीमांसा। इनका कौन सा दर्शन है? मीमांसा दर्शन है। अगले प्रश्न की तरफ, वे कौन से शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, बताइए। ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। आपको दो चार लिख के बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताना है प्राण, आंसू, आंसू, ठीक है। फिर इसके बाद बाल, रोम, हस्ताक्षर, अखबार, इत्यादि इत्यादि सब क्या है? ये आपके मुख्य हैं। प्राण हो गया, आंसू हो गया, रोम हो गया, बाल हो गया, हस्ताक्षर हो गया। जैसे देख लीजिए आंसू है, तो जब आप रोएंगे तो हिंदी में दो ही वचन है, एक वचन बहुवचन। तो जब आप रोएंगे तो आपके एक ही आंख से आंसू नहीं निकलेगा कतई, ये मेरी गारंटी है, चाहे रो के देख सकते हैं, आपके दोनों आंख से निकलेगा। तो इसलिए एक से अधिक हुआ तो दो, बहुवचन। बाल आपके देख लीजिए, आप गिन नहीं पाएंगे, बहुवचन। रोम देख लीजिए, रोम गिन नहीं पाएंगे। हस्ताक्षर जो होता है, आप कहेंगे हस्ताक्षर में, अब हस्ताक्षर में क्या होता है आपका वो भी समझ लीजिए। एक अक्षर हस्ताक्षर में नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो आप उसमें लिखते ही हैं, इसलिए एक से अधिक हो गया तो बहुवचन। अखबार देख लीजिए, जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। अखबार देख लीजिए, जब आप अखबार पढ़ने जाते हैं पेपर, तो उसमें एक अक्षर नहीं लिखा रहता कि एक अक्षर पढ़ के घर चले आओ, तो इतना रहता है कि आप कभी आज तक गिने नहीं है, कोई नहीं गिना है। प्राण, एक बचा है प्राण। तो जब आप किसी शेर को देखेंगे तो आपके प्राण खुद से थोड़ी होंगे, प्राण आपके सूख गए, वहां सूख गया नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वाक्य ही गलत हो जाएगा। शेर को देख के मेरे प्राण सूख गए, ठीक है, तो इसलिए वहां पर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, यमुना शब्द का पर्यायवाची बताइए। जो यमुना शब्द उसका पर्यायवाची है, तो बहुत लोगों ने बता नहीं पाए, एक दो बताए थे, फिलहाल अच्छी बात है। तो सबसे मोस्ट जो आपका है कालिंदी, क्या था? कालिंदी। और आपको कुछ करना नहीं है, आपको आसानी से कैसे याद होगा, एक शब्द है बस उसी का जोड़ लीजिए। पुत्री का पर्यायवाची और सूर्य का पर्यायवाची, पुत्री प्लस सूर्य, यही दोनों पर्यायवाची आप जोड़ दीजिए, आपका यमुना का पर्यायवाची बन गया। हम आपको बताते हैं कैसे कैसे। जैसे आपने लिखा यहाँ पर सूर्य सुता, देखिए सूर्य सुता, तो सुता मतलब पुत्री, सूर्य मतलब सूर्य। फिर इसके बाद आपका हो गया
रवि तनया, रवि माने सूर्य, तनया माने पुत्री, तो रवि तनया। इसी तरह आपका बनता चलेगा सूर्य सुता, रवि तनया, तरण तनुजा, तरणजा, अर्कजा, भानुजा, रविजा। ये सब आपके हो जाएंगे यमुना के पर्यायवाची। एक पूछे तो 20 बताओ। अगला देखिए, 9वां है, उत्तर प्रदेश में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है बताइए। उत्तर प्रदेश में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है बताइए। तो आपको बता देते हैं, कुल विश्वविद्यालय जो आपके हैं 55 यानी 55 विश्वविद्यालय हैं आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला एक बात और आपको लोग बता दें, अगर कहीं कोई भूल हो जाती है या गलती से मुंह से निकल जाता है या नहीं बता पाते, मतलब किसी भी तरह से हो सकता है, उसे पूरी कोशिश रहती है 100% कि आपको कुछ भी गलत ना बताया जाए। अगर आपको लगता है कहीं कुछ गलत है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मानवीय भूल हो सकती है, कभी कभी लिखते तो सही है लेकिन मुझसे कुछ और बोल दिया जाता है, तो ऐसी गलती होती रहती है। तो अगर कहीं भी थोड़ा सा कुछ होता है तो आप बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको स्वीकार करेंगे। तो 55 है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वो किस शहर में स्थित है। तो ये सबसे आसान है, आपके इलाहाबाद। जहां आप लोग चलेंगे इंटरव्यू देने, वहीं चल के देख लेना, इलाहाबाद। आपका इंटरव्यू इलाहाबाद में होगा और उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, हाईकोर्ट। ये तो रहे आपके 10 प्रश्न के जवाब। अब आपको मिलेंगे 10 सवाल जो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको देना है जवाब। तो चलिए देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आज का, भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। दूसरा, छायावाद के किस कवि को सलाका पुरुष कहा जाता है। ध्यान से देखिए, सलाका पुरुष किसे कहा जाता है छायावाद के। तीसरा, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन थे। क्या लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन थे, ये आपको बताना है। पांचवा, सरा और बेसरा में क्या अंतर है बताइए। सरा कौन थे, बेसरा कौन थे। ठीक। छठा आपका है, किस भाषा को देव भाषा कहते हैं। किस भाषा को देव भाषा कहते हैं। ध्यान से देखिए, देव भाषा किसे कहते हैं तो ये आपको बताना है। सातवां है, किसी शब्द को संधि विच्छेद करते समय बीच में लगने वाले चिन्ह, जो ये आपका प्लस का लगा, देख लीजिए, जब शब्द का आप संधि विच्छेद करेंगे तो बीच में क्या लगाते हैं, एक प्लस का निशान लगा देते हैं। वही कहा गया है, किसी शब्द को संधि विच्छेद करते समय बीच में लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं बताइए, उसका नाम क्या है बताइए। जिस तरह से हिंदी में है योजक चिन्ह है, तो कोष्टक है, उद्धरण है, तो उसी तरह इसका नाम क्या है। सातवां है, पूर्वकालिक क्रिया। आठवां है, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं बताइए। तो क्रिया के अन्य भेद में आते हैं, क्रिया दो ही प्रकार के होते हैं, सकर्मक अकर्मक, लेकिन अन्य में आते हैं पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं बताइए। अब आपको बताना है 9वां प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं बताइए। किसमें, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं बताइए। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न सवाल जो आपको लिखकर देना है कमेंट बॉक्स में जवाब। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जो लोग नए व्यूअर हैं सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो मिलते रहें। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।